नमस्कार, मेरा नाम है अनुज। आज हम चर्चा करेंगे कि रूस और यूक्रेन युद्ध से भारत क्या सीख ले सकता है और भारत को भविष्य में अपनी रणनीतियों में किस प्रकार से बदलाव करने चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 24 फरवरी 2022 को रूस ने अपनी सामरिक और कूटनीतिक सुरक्षा के चलते यूक्रेन पर हमला कर दिया, जिसके बाद लगभग 1.5 साल से इन दोनों ही देशों के बीच लगातार युद्ध चल रहा है। इस युद्ध ने सामरिक, आर्थिक, कूटनीतिक और सैनिक दृष्टिकोण से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। चाहे अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक हो, यूरोप का सिग्नेचर बैंक हो, पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली हो, श्रीलंका का आर्थिक बदहाली हो, इन सभी घटनाओं पर कहीं न कहीं इस युद्ध ने भूमिका अवश्य निभाई है। हम जानते हैं कि चूंकि यूक्रेन और रूस प्रमुख रूप से खाद्य वस्तुओं जैसे गेहूं, खाद्य तेल जैसे सूरजमुखी का तेल और सोयाबीन का तेल, ईंधन यानी कच्चा तेल, इन सभी के निर्यात में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, यानी प्रमुख निर्यातक देश हैं। तो फिर जब इन सभी वस्तुओं का निर्यातक देश आपस में युद्ध में भिड़ गए तो जाहिर सी बात है खाद्य वस्तुओं, खाद्य तेल और ईंधन का आवागमन यानी निर्यात प्रभावित हो गया, जिससे इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ गईं। और हम ये भी जानते हैं कि भारत इन सभी वस्तुओं के लिए दुनिया पर निर्भर करता है। चाहे खाद्य तेल की बात कर लो, चाहे खाद्य वस्तुओं की बात कर लो, चाहे ईंधन की बात कर लो। हम भले ही खाद्य वस्तुओं में गेहूं और धान जैसी फसलों का उत्पादन करते हैं और इनका हम आयात नहीं करते, किंतु खाद्य तेल, चाहे सोयाबीन का तेल हो, चाहे सूरजमुखी का तेल हो, चाहे पाम ऑयल हो, या फिर जो ईंधन है यानी क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, इन सभी वस्तुओं पर भारत पूरी तरीके से नहीं तो सही, कम से कम अधिकांश निर्भर करता है दूसरे देशों से आयात पर। यानी कि हम अपनी ज़रूरत का लगभग 80% कच्चा तेल दूसरे देशों से आयात करते हैं, पूरी ज़रूरत का 80%। इसी के साथ लगभग 60 से 70% जो हम खाद्य तेल अपना प्रयोग करते हैं, खाद्य तेल का प्रयोग करते हैं, उसका भी कुल ज़रूरत का लगभग 60 से 70% हम दूसरे देशों से आयात करते हैं। इसी के साथ भारत और रूस एक दूसरे के बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, सामरिक मित्र हैं। इसलिए जब रूस और यूक्रेन आपस में युद्ध में एक दूसरे से उलझ गए तो जाहिर सी बात है कि जब भारत का एक सामरिक मित्र, बहुत ही घनिष्ठ मित्र युद्ध में एक दूसरे से उलझ गए तो भारत पर उसका प्रभाव पड़ना लाजमी था। भारत रूस पर रक्षा उपकरण के लिए भी प्रमुख रूप से निर्भर करता है। हम रूस के साथ ब्रह्मोस जैसी मिसाइल का निर्माण कर रहे हैं, तो वहीं रूस से S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीदते हैं। इसलिए जब इस युद्ध में रूस उलझ गया तो फिर भारत को अपने रक्षा उपकरण के लिए जो आयात करना पड़ता था उस पर भी प्रभाव पड़ा और भारत को अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का मिल पाना संभव नहीं हो पा रहा था, जिसके परिणाम हमने देखे कि जब हमने S-400 रूस से खरीदा तो हमको इस बात का संकट था, इस बात की चिंता थी कि कहीं अमेरिका इस पर पाबंदी न लगा दे, कहीं सैंक्शन न लगा दे, क्योंकि अमेरिका का रूस से कोई अच्छी रणनीतिक संबंध नहीं है। दोनों एक दूसरे के विचारों के विपरीत हैं। इसलिए जब रूस से हमने S-400 खरीदा तो अमेरिका का भय था कि कहीं अमेरिका उस पर सैंक्शन न लगा दे। हालांकि अमेरिका ने भारत की ज़रूरत को देखते हुए, भारत की कूटनीतिक और रणनीतिक सहयोग को देखते हुए सैंक्शन नहीं लगाए और हमने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रूस से खरीद लिया। हम रूस के साथ ब्रह्मोस जैसी मिसाइल का निर्माण भी कर रहे हैं, लेकिन हम कब तक दूसरे देशों पर निर्भर करेंगे? कब तक हम अमेरिका जैसे देशों से सैंक्शन का भय लेकर जीते रहेंगे? इन सभी पहलुओं पर अगर हमको काट निकालना है तो हमको रक्षा मामले में आत्मनिर्भर बनना होगा। आत्मनिर्भरता ही एक ऐसी कड़ी है जिसके माध्यम से
न केवल भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बन सकता है, बल्कि 2070 तक हम नेट जीरो अर्थव्यवस्था भी बन सकते हैं, यानी कि हम एक सतत विकास की ओर बढ़ सकते हैं। इसी के साथ हम अपने मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड जैसे इनिशिएटिव को आगे बढ़ा सकते हैं। भारत सरकार इन सभी के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो चला रही है उसको तेजी से विस्तार दे, ताकि हम अपने रक्षा मामले में भी आत्मनिर्भर बन सकें और हम अपने निजी क्षेत्र को, सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ अपने निजी क्षेत्र को भी यानी प्राइवेट कंपनियों को भी इस क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ाएं, ताकि हम बहुत जल्दी से हम एक आत्मनिर्भरता की लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। दूसरी बात आती है कि हम खाद्य तेल पर निर्भर करते हैं। तो जब हम खाद्य तेल पर निर्भर करते हैं, 60 से 70% खाद्य तेल भी हम दूसरे देशों से आयात करते हैं, तो ज़रूरत है कि हम खाद्य तेल पर भी आत्मनिर्भरता को प्राप्त करें। इसके लिए भारत सरकार को चाहिए कि अपने किसानों को दलहन, तिलहन जैसी परियोजनाओं को उनकी पहुंच तक सुनिश्चित करें, ताकि किसान दलहन यानी दाल की फसलें और तिलहन यानी जो तेल की फसलें होती जिनसे तेल निकाला जाता है, ऐसी फसलों को किसान आगे बढ़ाएं, उनको उपज पैदा करने के लिए प्रेरित हों, उनकी खेती करने के लिए प्रेरित हों, जिससे हम खाद्य तेल के मामले में भी आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकें। फिर बात आती है कि हम रूस और यूक्रेन जैसे देशों से जो ईंधन आयात करते हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, जिसके लिए हम आज भी लगभग 80% कच्चा तेल ईंधन दूसरे देशों से आयात करते हैं, तो ये हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत ही पीछे ले जाता है। इसके लिए भी हम ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और रिन्यूएबल एनर्जी यानी जल विद्युत परियोजनाओं, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इन सभी को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएं, ताकि हम ईंधन की जो निर्भरता हमारी है उसको भी हम खत्म कर सकें और ईंधन के क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर बन सके, जिससे हम एक विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ सकें और अपने नागरिकों को सुख सुविधाएं न दे पाएं तो कम से कम उनको एक सामान्य जीवन, जो उनके जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक सुविधाएं हैं, उनको जरूर उपलब्ध करा सकें। भारत यदि आत्मनिर्भर बनता है तो हम अपने विदेश नीति को भी एक दृढ़ संकल्प के साथ लागू कर सकते हैं। हम अपनी बात को दुनिया के सामने रख सकते हैं, बड़ी तटस्थता के साथ रख सकते हैं। हमने देखा कि जिस प्रकार से रूस और यूक्रेन युद्ध हुआ और एक तरफ रूस तो दूसरी तरफ अमेरिका जैसे देश दो खेमे में बंट गए। अमेरिका चाहता रहा कि भारत हमारा साथ दे, रूस चाहता रहा कि भारत हमारा साथ दे, लेकिन भारत तटस्थ रहा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हम न तो इसका समर्थन करते हैं और न हम इस युद्ध के साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि इस युद्ध का समापन, इस युद्ध की समाप्ति कूटनीतिक वार्तालाप के माध्यम से की जाए और यह युद्ध, यह समय युद्ध का नहीं है। दिस इज नॉट द इरा ऑफ वॉर। इसलिए भारत जब तटस्थ नीति अपना पाया, उसके पीछे एक प्रमुख कारण यही रहा कि भारत आर्थिक, सामरिक, कूटनीतिक, सैनिक रूप से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम इन सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होंगे, हम अपनी विदेश नीति को भी तटस्थ होकर मनवा सकते हैं। हम किसी के प्रभाव में आकर अपनी रणनीतियों को नहीं बनाएंगे। हम अपनी संप्रभुता, एकता, अखंडता को सुनिश्चित कर पाएंगे और हम एक विकसित राष्ट्र तथा नेट जीरो अर्थव्यवस्था और सतत विकास लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।